Hello students, in today's video lesson we are starting another chapter of physics, that is force and laws of motion. In the earlier chapter motion you studied about the kinematics. You studied the one of the branch of mechanics that is known as kinematics. In kinematics we study about the motion of object without knowing the cause of that motion, but in today's lesson we are starting another branch of mechanics that is known as डायनेमिक्स. उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स बोलते हैं. और इन डायनेमिक्स बिसाइड्स मोशन द कोज ऑफ मोशन इज ऑल्सो स्टडीड. मतलब मोशन के साथ साथ आप लोग उस मोशन का कोज रीज़न क्या है, उस मोशन का रीज़न भी आप लोग स्टडी करते हो. तो हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स के अंदर हम लोग फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. और फोर्स ही होगा जो हमें मोशन के कोज के बारे में बताएगा. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है हर टाइम कि फोर्स ही मोशन का कोज होता है. सम टाइम फोर्स डज अनदर वर्क ऑल्सो. ठीक है, फोर्स दूसरे काम भी करता है. ठीक है, तो सबसे पहले लेसन के अंदर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं फोर्स को. और फोर्स और मोशन एक दूसरे से बहुत ही इंटीमेटली रिलेटेड होते हैं, मतलब बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं. ठीक है, सम टाइम फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, अनदर टाइम द सेम फोर्स कैन exert the force on that object and to keep it in motion. इसको मोशन में रख सकता है. ठीक है, आप एक ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो. ठीक है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की स्टडी कर रहे हैं. इसके अंदर क्या होता है, देखो फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है. फोर्स इज एन एफर्ट. फोर्स क्या होता है, एक एफर्ट होता है. इफ दैट एफर्ट इज डन इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश. ठीक है, पुल और पुश की फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो एफर्ट करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज द यू मे से टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, टू चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. उस पुश और पुल की फॉर्म में जो एफर्ट की जाती है, पुश एंड पुल की फॉर्म में जो एफर्ट की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोर्स क्या क्या काम कर सकता है. तो हमने कहा कि फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है. लाइक बैलून आपने सुना होगा, बैलून के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो बैलून है वो फ्लैटन हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है. एक स्प्रिंग है उसको आप स्ट्रेच करते हो तो द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग गेट इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज हो जाती है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो फोर्स काम कर सकता है. ठीक है, पर फोर्स लगाया जाता है पुल और पुश की फॉर्म के अंदर, ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. सेकंड थिंग, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसको एफ लेटर से डिनोट करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी होती है. आपने लास्ट मोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो व्हाट आर वेक्टर्स. तो आपने कहा था वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जिन क्वांटिटीज़ को, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं फोर्स की डिफिनेशन. आपने पुल और पुश की फॉर्म में भी दे सकते हो. अनदर डिफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये भी उसकी डिफिनेशन होगी कि फोर्स की, मान लेते एक बॉल थी. इफ दैट बॉल इज प्लेस्ड एट रेस्ट, अगर ये बॉल है वो रेस्ट के ऊपर रखी हुई थी, तो फोर्स अगर इस बॉल के ऊपर एक पुश फोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो फोर्स से ये बॉल किस में आ सकती है, दैट बॉल कैन बी सेट इन मोशन ऑल्सो. ये बॉल मोशन में भी सेट की जा सकती है. ठीक है, अगर ये बॉल ऑलरेडी मूविंग थी तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा दो, दिस सेम बॉल कैन बी placed or can be at stop also, या मतलब can be at rest also. ठीक है, ये जो फोर्स लगा के इस बॉल को आप दोबारा स्टॉप कर सकते हो या रेस्ट पे आ सकते हो. If some force, if this is a rubber ball let we say, and some force is applied on the ball from the two sides, दो साइड से आप पुश फोर्स अगर इस बॉल के ऊपर लगा देते हो, then the shape of ball may also get changed and this rubber ball can take this shape also. ये शेप भी ले सकती है. ठीक है, elongate भी हो सकती है बॉल. ठीक है, तो काफ़ी काम जो भी इन्फ्लुएंस हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं वो डिफिनेशन ऑफ फोर्स के अंदर आप इंक्लूड कर दोगे. ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फोर्स. नेक्स्ट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्स.
तो टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर फोर्स को अलग अलग टाइप से स्टडी किया जाता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप्स, कौन सी कैटेगरी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, फोर्स की एक कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी लेट मी से आप एक टेबल को या एक बॉक्स है, इफ़ दैट बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, अगर इस बॉक्स को आपने ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ था और इस बॉक्स को आप लोग ए पोजीशन से राइट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू displace this box in right direction, you will apply a push force on this box। इस बॉक्स के ऊपर क्या लगाओगे आप? पुश फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो पुश फोर्स लगाने से दिस बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ जो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, दैट फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स कैसा था? कॉन्टैक्ट फोर्स था। ठीक है, और अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? व्हेन टू मैग्नेट्स, लेट वी से, ठीक है, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो, या व्हेन टू मैग्नेट्स, लेट वी से आपके पास एक मैग्नेट ये था, इसका मैग्नेट में आपने सुन रखे होंगे एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, और फिर एक अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड हियर, दूसरा बार मैग्नेट आपने यहाँ पे रख दिया। इफ दीज टू बार मैग्नेट आर प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर, विसिनिटी का मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक रख दिए, इन दैट केस साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ दीज मैग्नेट्स गेट्स अट्रैक्टेड। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट्स के एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ड्यू टू विच दीज मैग्नेट्स आर डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। तो यहाँ आपने कोई स्ट्रिंग भी नहीं दिख रही, यहाँ आपको फिजिकली कोई फोर्स भी नहीं, पुश और पुल भी नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में, दैट फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ओके, एक कैटेगरी तो फोर्स की ये हो गई। अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक फोर्स है, फोर्स की एक कैटेगरी ये भी होती है, एक फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस भी बोला जाता है, और अनदर कैटेगरी ऑफ फोर्स इज नॉन अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोल सकते हो आप लोग, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, इनको डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं इसके अंदर, देखो। ठीक है, क्या होते हैं अनबैलेंस और बैलेंस्ड फोर्सेस? तो आप डिफाइन करोगे, if number of force acting on a body are such that the body does not move, in that case the force acting on the body would be balanced force। देखो, मान लेते हैं आपके पास the same box which was placed on the ground के ऊपर रखा हुआ था, तो वही बॉक्स आपने कंसिडर कर लिया। let two strings are attached with this box, इस बॉक्स के साथ आपने दो स्ट्रिंग्स को अटैच कर दिया, और दो पर्सन इस बॉक्स को लेट वी से, फोर्स की पहले सुन लो, फोर्स की यूनिट है ना, उसको कहते हैं सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर फोर्स की यूनिट पड़ी हुई है, तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आगे मैं डिफाइन भी करूंगा 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, लेकिन फिलहाल ये सोच लो न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉक्स ऑन टू अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉक्स के ऊपर क्या लगाया गया है? फोर्स लगाया गया है। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया गया है, इन दैट केस resultant or net summation of all force acting on this box would be equal to, क्योंकि मैंने कहा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेट मी से राइट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को तो मैं +10 न्यूटन बोल देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होते ही वेक्टर नेगेटिव हो जाता है, तो इधर लेफ्ट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को आप बोलोगे -10 न्यूटन, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स वुड बी इक्वल टू 0। इन दैट केस ये फोर्स लगने के बाद बावजूद भी दिस बॉक्स डज नॉट मूव, ये बॉक्स क्या नहीं करता है? मूव नहीं करता है। तो ऐसे फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो, लेकिन उनका नेट रिजल्टेंट, उनका आप बोलोगे नेट फोर्स या नेट रिजल्टेंट फोर्स उनका 0 के बराबर आए, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कौन से फोर्स? बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो व्हाट डज ए बैलेंस फोर्स या व्हाट डू द बैलेंस फोर्सेस डू? तो आप बोल सकते हो बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैलेंस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, उसकी शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल दूं, तो आपके पास एक बलून था, लेट मी से, इफ दैट बलून इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, टॉप और बॉटम से इस बलून को कंप्रेस किया गया, तो ये बलून मूव नहीं होगा, बट इट चेंज इट शेप, ये अपनी शेप को क्या कर लेगा? चेंज लेगा। तो आप ये बोल सकते हो बैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज भी चेंज कर सकते हैं। एक आपके पास ऐसे स्लिंकी थी, स्लिंकी बोलते हैं इसको, या स्प्रिंग बोल दो आप। ठीक है, इस स्लिंकी को लेट मी से 10 न्यूटन फोर्स से दोनों डायरेक्शन से हम लोग स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन से स्ट्रेच करने पे द साइज ऑफ स्लिंकी वुड बी इंक्रीज, ये स्लिंकी कुछ ऐसे साइज की हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी, मतलब बड़ी साइज की हो जाएगी। तो आप सेकंड बोल सकते हो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्सेस कैन change the shape of an object,
बट द बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते, उसको मूव नहीं करवा सकते, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो नेक्स्ट है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसे डिफाइन करोगे आप लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस को? तो आप डिफाइन करोगे, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो। लेट वी से, वही आपके पास बॉक्स था, उस बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स लगाया, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेट वी से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, एंड इन लेफ्ट डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज लेट वी से ओनली 50 न्यूटन। इन दैट केस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स वुड बी इक्वल टू प्लस 10 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन ले लेते हो आप लोग, माइनस 50 न्यूटन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, इन राइट डायरेक्शन आप ये लिखोगे, 50 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, राइट डायरेक्शन के ऊपर। तो दिस 50 न्यूटन फोर्स विच इज एक्टिंग इन राइट डायरेक्शन कैन चेंज और डिस्प्लेस दिस बॉक्स, इस बॉक्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करनी होगी, स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज करनी होगी, उन सभी के अंदर आप कैसा फोर्स लगाओगे, दैट ऑब्जेक्ट वुड बी कंपेल्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेज। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेज लगेंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स ज़्यादा जरूरी है। टग ऑफ वार के गेम में भी आप बता सकते हो कि अगर आपके पास टग ऑफ वार गेम समझते हो आप, इन टग ऑफ वॉर, ठीक है, रस्सा खींची का जो गेम होता है, रस्सा खींचते हैं जिसके अंदर, अगर उस टग ऑफ वॉर गेम के अंदर इधर ए टीम लग रही है, लेट वी से इधर बी टीम लग रही है उसे रोप को पुल करने पे, तो अगर फोर्स एक्टेड अपॉन ऑन द रोप बाय द ए टीम इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्टेड अपॉन द रोप बाय द बी टीम ग्रेटर है, तो दिस रोप विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रोप विल बी टूवर्ड्स द राइट। तो कंप्लीटली दिस ए टीम वुड बी विनर। ठीक है, जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया है उसको हम लोग बोलेंगे वो टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी, क्योंकि इस रस्से पे लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स था, अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे इसके ऊपर। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशंस है, इनकी डिफिनेशन आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट सुना भाई, नेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको बोलते हैं एरिस्टोटल फॉलेसी एंड गैलीलियोज रेमेडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना ध्यान से। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आज तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए हुए हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में नहीं ला सकते, मोशन में नहीं ला सकते। या दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड टू द इनहेरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनहेरेंट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जब भी ये पूछा जाए किसी से कि एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है एरिस्टोटल फॉलेसी, एरिस्टोटल फॉलेसी एंड गैलीलियो रेमेडी। ठीक है, ये बोलते हैं एरिस्टोटल फॉलेसी एंड गैलीलियो। गैलीली एक साइंटिस्ट था, उसकी रेमेडी का मतलब होता है इलाज, और फॉलेसी का मतलब होता है एक टाइप की इमेजिनेशन, या जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में भ्रम बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का भ्रम हो जाना। ठीक है, तो देखो एरिस्टोटल फॉलेसी क्या थी, समझना इस चीज़ को। एरिस्टोटल एक ऐसा साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर रहना चाहता है। ठीक है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर इज ऑलवेज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने में भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज स्टेटेड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कुछ एग्जांपल भी दिए कि व्हेन लेट वी से ए बॉल इज प्लेस्ड, ठीक है, और लेट ए बॉल इज सेट इन मोशन, एक बॉल को आपने क्या कर दिया, मोशन में सेट कर दिया। दिस बॉल इज लेट वी से सेट इन मोशन इन राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ये बॉल इस फ्लोर के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जैसे ही बॉल को मोशन में सेट किया, आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, लेट वी से ये बॉल एस डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दिस बॉल फाइनली कम्स टू रेस्ट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर बॉल किस पे आ जाती है, रेस्ट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो बॉल का रेस्ट पे आना ये रिप्रेजेंट करता है
कि मोशन स्टेट ऑफ मोशन बॉल की चेंज हो चुकी है। इनिशियली बॉल वाज इन मोशन एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। तो हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि अगर आप बॉल को कॉन्टिन्यूसली कैसे मोशन में रखना चाहते हो, यूनिफॉर्म मोशन में अगर इस बॉल को रखना चाहते हो, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड सम फोर्स, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसने और भी कुछ एग्जांपल दिए कि जब भी हम लोग एक एरो, एक बो से, एक धनुष से अगर आप एक एरो को हम लोग शूट करते हैं तो वो एरो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गिर जाता है। ऐसे ही किसी हम बॉल को थ्रो करते हैं तो उस बॉल के ऊपर इनिशियली जब हम उसको थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर पुश फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल कुछ डिस्टेंस एयर में रहने के बाद फाइनली कहाँ गिर जाती है, ग्राउंड पे। तो उसने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जिससे लोगों को ये लगने लग गया कि एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट वॉज एरिस्टोटल पॉलिसी, यही एरिस्टोटल की क्या थी, पॉलिसी थी। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल की पॉलिसी सिर्फ थोड़ी बहुत करेक्ट थी, किसके ऊपर, सिर्फ अर्थ के ऊपर, टिल कब तक, ओके स्टूडेंट। तो एरिस्टोटल की पॉलिसी तब तक करेक्ट मानी गई टिल वी डज नॉट कंसिडर या टिल वी डिड नॉट कंसिडर टू अनसीन फोर्स इन दिस नेचर। ठीक है, इस नेचर के अंदर एक अनसीन फोर्स है, उसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एक अनसीन फोर्स है बट इट एक्सर्ट्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। ठीक है, मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ये, क्लियर है। फाइनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक और फोर्स भी है, उस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एरिस्टोटल जो कहना चाह रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बात एक फॉलिसी है, वो बात एक गलत बात है। ठीक है, दिस रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय एन अनदर साइंटिस्ट नोन एज गैलीलियो। ठीक है, उस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गैलीलियो ने ये कहा था कि एक्चुअली में एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, बिना किसी फोर्स की अप्लाई किए हुए एक ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में रह सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है। दिस इज स्टेटेड बाय गैलीलियो एंड दिस थिंग इज करेक्ट बिकॉज गैलीलियो एब्सेंट दीज टू फोर्सेस। ठीक है, गैलीलियो ने दो फोर्स को एब्सेंट कर दिया। ठीक है, वो कौन से फोर्स थे, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो इफ एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, if these two forces acting on the object is considered to be neglected or considered to be zero, अगर ये दोनों फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो आप ये बोलोगे कि देयर वुड बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फोर्स टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे क्लियर है। तो ये गैलीलियो था। गैलीलियो ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या कहा था, देखो उसने पहले क्या लिया था, एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस लिया, ठीक है, और एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस इधर लिया, और उसने यहाँ फ्रिक्शन को बहुत मिनिमाइज कर दिया, मतलब बहुत स्मूथ सरफेस लिए, और इस स्मूथ सरफेस से यहाँ से एक उसने बॉल को रिलीज़ किया। तो बॉल रिलीज़ करते हुए पहले यहाँ इस बॉटम पे पहुँचती है, और बॉटम पे पहुँचने के बाद लेट मी से मैं थोड़ा गैप बना देता हूँ, ठीक है, ये बॉल इधर चली जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ईच टाइम अगर इस बॉल को आपने एच हाइट से फेंका है, एच हाइट से रिलीज किया है, तो ये बॉल अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अवॉइड कर देते हैं तो ईच टाइम द बॉल ट्राई टू एक्वायर दिस एच हाइट। ठीक है, और इस एच हाइट को एक्वायर करने के लिए चाहे बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखना, मैं फर्स्ट वाला इंक्लिनेशन सेम रखता हूँ ऐसे ही, क्लियर है, लेकिन सेकेंड इंक्लिनेशन है उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इस इंक्लिनेशन को बढ़ा देता हूँ, इधर मैं थोड़ा कम इंक्लाइंड कर देता हूँ इस सरफेस को। तो इधर वाली सरफेस, राइट सरफेस कम इंक्लाइंड है, लेफ्ट सरफेस ज़्यादा इंक्लाइंड है। आपने एच हाइट से बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया, तो एच हाइट से जब बॉल को रिलीज़ किया तो यहाँ से बॉल जब रिलीज़ हुई तो पहले बॉल यहाँ तक आएगी, और इतनी हाइट को एक्वायर करने के लिए द बॉल विल ट्रैवल नाउ लॉन्गर डिस्टेंस टू एक्वायर द सेम हाइट एच। इसी एच हाइट को एक्वायर करने के लिए बॉल क्या ट्रैवल करेगी, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक बॉल को मोशन में सेट कर दिया है,
it will always be in motion without the application of force if frictional force and air resistance is neglected। ठीक है, और लास्ट के अंदर उसने क्या करके दिखा दिया कि अगर उस बॉल को ऐसे किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने रिलीज किया होता तो द बॉल विल कंटिन्यू टू बी मूविंग ऑन इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या करती रहेगी, वो बॉल मूव करती रहेगी, क्योंकि वो बॉल यहाँ से छोड़ी तो कितनी हाइट से आपने h हाइट से रिलीज की है, तो बॉल h हाइट, तो अब प्लेन सरफेस आ गई, प्लेन सरफेस पे हाइट कहाँ आएगी, तो दिस बॉल टू एक्वायर दिस h हाइट। ठीक है, इस h हाइट को एक्वायर करने के लिए द बॉल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ये बॉल कंटिन्यू रहेगी किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किए थे टू शो दैट टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन वी एक्चुअली रिक्वायर्स नो फोर्स, हमें कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी को हम लोग बोलते हैं गैलीलियो रेमेडी। ठीक है, ये गैलीलियो रेमेडी कहाँ बहुत अच्छे से समझी जा सकती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, जब हम स्पेस में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस एक ऐसी रीजन होता है यूनिवर्स का जहाँ पे कोई मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने सुनी होंगी कि स्पेस के अंदर अगर आपने किसी बॉल को थ्रो कर दिया, दैट बॉल विल कीप्स ऑन मूविंग फॉर इनफाइनाइट टाइम, वो बॉल जब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉल को क्या नहीं करता है, स्टॉप नहीं करता है, रोकता नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स के अंदर नीदर that ball is exerted neither that ball is exerted by any air resistance nor frictional force will affect the motion of that ball, उस बॉल को के मोशन को फ्रिक्शनल फोर्स भी अफेक्ट नहीं करेगा, एयर रेजिस्टेंस भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो स्पेस के अंदर वो बॉल लगातार क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ठीक है, तो ये गैलीलियो की रेमेडी थी। तो गैलीलियोज रेमेडी से हमें समझ में क्या आया कि एक्चुअली में इस वर्ड को बोलते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट वर्ड का मतलब ओरिजिनली हर ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहता है, लेकिन अगर मान लेते किसी बॉल को आप फ्लोर पे रख देते हो तो आप ये बोलोगे सर हमने फ्लोर पे रखा था तो वो अपने आप मोशन में क्यों नहीं आता, द रीजन बिहाइंड इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उस बॉल के बीच में और उस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग मिनिमाइज कर दे या लेट मी से कंसिडर करते हैं कि जीरो बना दे, तो वो बॉल जो रेस्ट के ऊपर रखी हुई थी इट विल स्टार्ट्स मूविंग विद ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, एक छोटे से फोर्स से वो बॉल क्या करने लग जाएगी, मोशन में आ जाएगी, एंड दैट बॉल विल कीप्स ऑन मूविंग फॉर इनफाइनाइट टाइम, या लगातार वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। लेकिन एक बार दोबारा से अपनी करेक्टमेंट को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गैलीलियो ने कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रखते हुए इफ यू वांट टू एक्सेलरेट एज वेल एज रिटार्ड दैट ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट का आप रिटार्डेशन करना चाहो या एक्सेलरेट करना चाहो, इन बोथ द कंडीशन द फोर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, फोर्स पक्का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक बॉल अपने आप रह सकती है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, लेकिन एक्सेलरेट करवाना होगा फोर्स को, मतलब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा या उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज, दैट इज रिटार्डेशन करना होगा उस बॉल को। इन बोथ द कंडीशन द फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, दोनों कंडीशन में फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। इनर्शिया वाला बच गया, उसको किसी पर्टिकुलर अनदर डे कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।